मुल्क हो या फिर कोई रियासत हो या फिर कोई शहर या फिर कोई मोहल्ला, हम और आप अगर किसी चीज़ से सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं तो वो है जुर्म। और जब जराइम बढ़ जाते हैं समाज में तो जाहिर सी बात है कि उसका असर हर आम खास पर पड़ता है और हमारी आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। हमारा उठना बैठना, हमारे दिन भर की प्लानिंग, सब कुछ मुतासिर होती है बढ़ते जराइम से। और ये एक इंडेक्स के तौर पे माना जाता है कि जिस शहर में, जिस मोहल्ले में या फिर जिस रियासत में या फिर जिस ज़िले में क्राइम का ग्राफ सबसे ज़्यादा ऊंचा होता है, वहाँ आम लोगों की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा दुश्वारकुन होती है, तकलीफ देह होती है, डर और खौफ के साए में होती है। हिंदुस्तान में क्राइम कहाँ बढ़ रहा है, कब बढ़ रहा है, कब घट रहा है, इसका एक इदारा है NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ये इदारा हर साल का डेटा पब्लिश करता है और लेकिन इस बार इस इदारे की तरफ से जो डेटा पब्लिश किया गया है, जुर्म का डेटा, जराइम का डेटा, वो थोड़ी देर से आया है। जी हाँ, हम 2019 के अक्टूबर महीने में हैं और 2017 का डेटा अब मंज़िल आम पर आया है। ये सरकारी इदारा है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, और इस इदारे ने जो रिकॉर्ड जुर्म का या जराइम का पब्लिश किया है वो बहुत चौंकाने वाला है। क्राइम के खिलाफ यानी जराइम के खिलाफ सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेताओं के जो रियासतें हैं उनमें सर फहरिस्त है उत्तर प्रदेश और बिहार। इन दो रियासतों में क्राइम का ग्राफ बहुत बढ़ा है। कत्ल के वारदात सबसे ज़्यादा इन दोनों रियासतों में बढ़े हैं। और सबसे बढ़कर ये कि एक ऐसे दौर में जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और ख़वातीन के लिए एक से बढ़कर एक कई स्कीमें सामने आई हैं। खुद वज़ीर आज़म ने इस बारे में बढ़ चढ़कर कई बार बातें की हैं, लेकिन जो महिलाओं के ख़िलाफ़, ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम है वो सबसे ज़्यादा अगर कहीं बढ़े हैं तो वो है उत्तर प्रदेश। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है जिसमें साल 2017 में हुए जराइम के आदाद शुमार जारी किए गए हैं। रिपोर्ट में खवातीन के खिलाफ जराइम के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश खवातीन के खिलाफ जराइम के मामले में पहले नंबर पर है। 2017 में खवातीन के खिलाफ 3,59,000 जराइम के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मुल्क में मजमूई तौर पर जराइम की शरह में 3.6% का इजाफा भी हुआ है। 2016 के बनिस्बत जराइम की शरह बढ़ी है। तो एक तो अहम बात यह है कि जराइम जो है वो बढ़ गए हैं 2016 के मुकाबले 2017 में, और जो इसके कई कैटेगरीज हैं, कई अलग अलग खाने हैं। एक खाना है कि कत्ल की वारदात सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है, उसमें भी उत्तर प्रदेश का नाम सर फहरिस्त है। और कत्ल की वारदात में बिहार भी दूसरे नंबर पर आता है। फसादात जो होते हैं, जो दो गिरोहों में फसाद हो जाते हैं, फसादात के मामले सबसे ज़्यादा कहाँ हुए हैं, उसमें भी बिहार का नंबर आता है, उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। और जो जराइम जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ है वो सबसे ज़्यादा कहाँ हुए हैं, उसमें भी उत्तर प्रदेश का नंबर सबसे पहले नंबर पर है। तो इसलिए इस पर अब एक बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों है। हम देखते हैं कि कत्ल के सबसे ज़्यादा मामले बिहार में हैं और जो फसादात हैं उसके सबसे ज़्यादा मामले बिहार में हैं। ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम के सबसे ज़्यादा मामले उत्तर प्रदेश में हैं। कत्ल के मामले वो भी बिहार उत्तर प्रदेश बिल्कुल एक के बाद एक हैं। तो इससे ये सवाल पैदा होता है कि आखिर इन दो रियासतों में जहाँ पर सबसे ज़्यादा कानून के राज की बात कही जाती है, जुर्म इतना बढ़ता क्यों नज़र आ रहा है। हमारे साथ पटना से दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। उमेश कुमार हैं जो रिटायर्ड IG हैं, वो पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमेश जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 के स्टूडियो में। और प्रेम रंजन है जो तर्जमान हैं, BJP के स्पोक्स पर्सन हैं, वो हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से भी स्टूडियो से हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे बहुत जल्द। फिलहाल हम आप दोनों से बात करते हैं। सबसे पहले उमेश जी, आपका इस्तकबाल करते हुए मेरा सवाल ये है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB, आप ज़रा पहले हमारे नाजरीन को यानी हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये NCRB है क्या, और ये NCRB कैसे काम करती है, और ये क्यों ताख़ीर हुई है, देर क्यों हुई है इस बार 2017 का रिकॉर्ड अब शाया हो रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो
ये दिल्ली में अब स्थित है। पूरे देश का क्राइम्स का डाटा ये ऑथेंटिकेटेड और अथॉरिटी के साथ जो क्राइम्स का फिगर होता है एनुअल, वो यही रिलीज करते हैं। इसके अलावा भी उनके बहुत से काम हैं। वहाँ डीजी रैंक के पदाधिकारी होते हैं और उनके साथ कई आईजी और डीआईजी, एसपी रैंक के पदाधिकारी जुड़े हुए होते हैं जी। असल ये क्राइम फिगर्स आने में स्टेट बहुत देर कर देती है। उनकी लाचारी है, वो रिमाइंडर के बावजूद भी स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से सीआईडी इसको मॉनिटर करता है नॉर्मली जी, और डीजी के यहाँ अप्रूव होकर के फिर होम पुलिस से सीधे वहाँ जाता है, डीजी भी भेजते हैं। तो उसी के कलेक्शन में देर प्राय हो जाया करती, जबकि अब कंप्यूटराइज्ड हो गया है जी, इसलिए अब ज्यादा विलंब नहीं होना चाहिए जी। 17 का अभी पब्लिश हुआ है, मैंने भी आज टाइम्स ऑफ इंडिया में देखा है जी, और इंटरनेट पर भी ये तुरंत चला आता है। बिल्कुल, तो देर तो हुई है, हाँ, जितनी देर नहीं लगनी चाहिए जी जी। थोड़ा सा और इसको समझना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए, अपने नाजरीन के लिए। दरअसल दर्शक को हम नाजरीन कहते हैं कि ये जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, ये क्या पूरी तरह से सरकारी एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है? हाँ जी जी जी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है और इसको पीएमओ भी मॉनिटर करता है, होम एमएचए से संबंधित होता है और ये सारे रिकॉर्ड्स रखते हैं। एक इंडिपेंडेंट विंग है ये गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जी, जो स्टेट गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करके कंपाइल करके फिर एक बहुत मोटी वॉल्यूम में, 2 वॉल्यूम में छपती है ब्यूरो। डिफरेंट हेड्स में ढेर सारे इसके हेड्स होते हैं। एनालाइज ये लोग करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं जी, और फिर स्टेट वाइज, फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज का क्या रेशियो रहा है, छोटे छोटे शहरों का क्या रहा है ट्रेंड, उस पर ये एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। तो क्या एक साल जब गुजर चुका होता है, जैसे 2017 बिल्कुल जनवरी से लेकर दिसंबर तक जब गुजर चुका, तब क्या 2018 के शुरुआत में एनसीआरबी के हेड ऑफिस से तमाम स्टेट्स को इसके बारे में एक रिक्वेस्ट लेटर जाता है कि आप हमें डेटा अप्लाई करें, या 3-3 महीने पे, 4-4 महीने पे के वक्फे पर इसे मंगाया जाता है? ये देखिए, अंडरस्टूड है, सभी लोग जानते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के जो स्टेट हेड्स हैं उनको मालूम है जी, और वे कंपाइलेशन में लगे रहते हैं। लेकिन जब तक उनको डिस्ट्रिक्ट से पूरा डाटा नहीं मिल पाता है, क्योंकि हेफाजात वे में नहीं भेजा जा सकता है, और हर एक 3 महीने का क्वार्टरली भी भेजते हैं, लेकिन एनुअल डाटा, फिर इन्वेस्टिगेशन की क्या स्थिति है, कोर्ट में पेंडिंग केसेस कितना है, कितने केसेस में कन्विक्शन हो पाया, ये सारा रिकॉर्ड्स लेना पड़ता है जी। और इसके वजह से कोऑर्डिनेशन में स्टेट को भी काफी कठिनाई होती है और देर लगती है आमतौर पर जी। लेकिन अब इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। हर दूसरे साल में मैं समझता हूँ कि इसको पब्लिश करने में कोई बड़ी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब साफ है, हमारे जो नाजरीन है, हमारे दर्शक हैं, वो समझ रहे हैं कि ये एनसीआरबी का जो डेटा है उसे कोई इनकार नहीं कर सकता, ना कोई आम शहरी और ना कोई लीडर, ना कोई किसी पार्टी का मंत्री या वजीर, क्योंकि ये डेटा बिल्कुल सरकारी डेटा होता है। अब हम जरा इस पे आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ बीजेपी से प्रेम रंजन जी हैं, पटना स्टूडियो मौजूद हैं। प्रेम रंजन जी, एक सवाल ये है कि जिन 2 राज्यों में खास तौर से इस बात को कहते नहीं थक रहे हैं वहाँ के लीडर कि कानून का राज है, इन्हीं दोनों राज्यों में क्राइम का ग्राफ सबसे ऊंचा चला गया, उत्तर प्रदेश और बिहार। देखिए, ये जो एनसीआरबी का रिपोर्ट है, ये 2-2.5 वर्ष पूर्व का है। 17 तक का ये डेटा दिया गया है। अब 17 का जो डेटा है और अभी का है, दोनों की परिस्थितियां बदल चुकी है, दोनों की स्थितियों में जो है से अंतर आ जाएगा। अब बिहार का मैं कहता हूं कि 17 में क्या था, मैं नहीं कह सकता हूं कि क्राइम का क्या ग्राफ था, किस प्रकार के थे, लेकिन आज की जो स्थिति है उस डेटा से कहीं मेल नहीं खाएगा, क्योंकि दोनों में काफी अंतर हो गया है। आप क्यों नहीं कह सकते हैं 2007 सरकार कहीं का शासन प्रशासन या कोई सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है,
तो अब 5 साल के लिए जवाबदेही लेनी चाहिए ना। 2017 में आप यूपी में देख लिए, तब भी आपका शासन वहां पर है। अब बिहार में भी नीतीश कुमार ही वजीर आला तब भी थे, अब भी हैं। तो इस बारे में कुछ तो आप कह ही सकते हैं। मैं ठीक कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि दोनों में डेटा और हकीकत में भी अंतर हो जाता है। आप जरा 90 से लेकर 2005 की बिहार की स्थिति का आकलन करेंगे, आपको पता चल जाएगा। उस समय क्राइम होता था, लेकिन क्राइम का कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, इसलिए कि थाने तक मुकदमे नहीं जाते थे। आप ये कैसे कह सकते हैं क्राइम का रिकॉर्ड नहीं होता था? लोग क्या एनसीआर भी उन दिनों काम नहीं करता था? क्या नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो उन दिनों काम नहीं करता था? मैं पूछ लेता हूं कि जब उमेश कुमार जी से, क्राइम का मैं कहता हूं कि रिकॉर्ड तब तो होगा जब थाने तक मुकदमा जाएगा, केस होगा, जाता था तब तो जैसे वो क्राइम में आएगा। अगर कुछ रिकॉर्ड बनेगा, छूटता था, अभी थाने तक नहीं जाएगा, कोई क्राइम होगा और थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी तो कैसे रिकॉर्ड होगा? उमेश जी, आप रिटायर्ड आईजी हैं, मुझे आप ये बताइए, क्या 90 से लेके 2005 या 10 के दरमियान क्या थाने में रिकॉर्ड या मुकदमे दर्ज होते ही नहीं थे? तब तो फिर थाना और फिर अदालतों का काम ही खत्म। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये देखिए, सप्रेशन ऑफ क्राइम, जो मेजर क्राइम्स है उसका सप्रेशन कोई नहीं कर सकता है। जैसे मर्डर हुआ, रेप हुआ जी, और किडनैपिंग हुआ, किडनैपिंग फॉर रैंसम हुआ, रॉबरी हुआ, डकैती हुई, बैंक लूट, बैंक डकैती, इन क्राइम्स का सप्रेशन किसी समय में संभव नहीं है जी, क्योंकि सिर्फ पुलिस ही एक ऑर्गन नहीं है गवर्नमेंट का। प्रेस, मीडिया, सारे लोग लगे रहते हैं, हाईलाइटेड होता है क्राइम। आजकल तो थाना को भी देखते हैं कि सूचना, और एसपी को भी सूचना आपके मीडिया वगैरह पहले दे देती है जी। ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ, पहले थोड़ा सा रिमोट टाइम में, कुछ आज से 2 डिकेड पहले कम्युनिकेशन गैप हुआ करता था, तो उसमें ज्यादातर देहात के थाने वाले सप्रेस किया करते थे। आज तो क्विक रिपोर्टिंग होता है। जी, ठीक है। मैं प्रेम रंजन की बात को कुछ हद तक मान भी लेता हूं, जैसा आप कह रहे हैं कि चूंकि जो सूचना तंत्र है वो 2 दशक पहले उतना मजबूत नहीं था जितना आज है। ठीक है, मवासिलाती निज़ाम, आज इंटरनेट है, बहुत तेजी से काम कर रहा है, और कई जगहों पर तो ऑनलाइन आप एफआईआर भी दर्ज करते हैं, ये भी सहूलत आ गई है। लेकिन प्रेम रंजन जी, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि 2017 पूरा साल, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, क्या 2017 जनवरी से दिसंबर तक आप बिहार को भूल सकते हैं? क्या आप पटना में 2017 से लेकर जनवरी से लेकर दिसंबर तक आप नहीं थे, या बिहार के किसी दूसरे हिस्से में नहीं थे? क्या आपने उन दिनों अखबार नहीं पढ़ा था? आप कैसे इससे बच सकते हैं? नहीं, हम कहां कर रहे हैं बचने की बात, लेकिन बीच का जो ऐसे देखिए, बीच की राजनीतिक परिस्थितियां यहां 15 से लेकर 17 तक में जो है से परिवर्तित था। उस समय हम लोग सरकार से, भारतीय जनता पार्टी सरकार से बाहर थी, नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, इसमें से कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो लोग शासन पर पकड़ ढीली थी, 90 से 2005 तक जो लोग सत्ता में थे, जिनके कारण क्राइम का ग्राफ बढ़ा था, फिर आप बिहार बदनाम हुआ था, बार-बार एनसीआरबी के क्राइम डेटा 2017 का जिक्र कर रहा हूं, आप 90 से लेकर 2015 पहुंच जा रहे हैं, उसका भी किसी दिन लेके बैठेंगे आपके साथ। आज 2017 की बात कर लेने दीजिए। हाँ, मैं तो वही कर रहा हूं कि 2090 से 2005 तक जिस प्रकार की सरकारें थी, मिलता जुलता करीब करीब जो है से उसी प्रकार का। ठीक है कि मुखिया नीतीश कुमार थे, लेकिन बहुत कुछ उनके जिम्मे भी नहीं था। जो लोग बैठे थे, उनके साथ बैठे थे, वो लोग कहीं ना कहीं जो है से उसको संरक्षित करने का काम कर रहे थे, और उसे अपराधियों को बचाने का काम कर रहे थे। लाख कोशिश के बावजूद नीतीश जी चाहते थे कि हम सुशासन की सरकार चलाएं, लेकिन उसके बावजूद इनका कहीं बस नहीं चल पाता था। इसलिए तो नीतीश जी को परिवर्तन करना पड़ा। मान लिया कि आप ये कहना चाह रहे हैं 2017 में नीतीश जी की पकड़ शासन प्रशासन पर ढीली थी, मान लिया, आप यही कह रहे हैं ना। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 में जो डेटा है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, जो सरकारी डेटा है, उसके मुताबिक खवातीन के लिए, महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गैर महफूज है। देश में सबसे ज्यादा खवातीन के खिलाफ जुर्म, जराइम जो है वो उत्तर प्रदेश में हुए हैं। ऐसे क्या परिस्थिति बन जाती है, और क्यों नहीं शासन का कंट्रोल रह पाता है? देखिए, कोई बात छुपी नहीं है, आपको भी मालूम है कि योगी सरकार से पहले उत्तर प्रदेश में
किनकी सरकार थी, कौन लोग सत्ता में बैठे थे और किस प्रकार का शासन चला रहे थे। ठीक जो है। बिहार की स्थितियां पहले थी वही स्थितियां 2090 से लेकर 2005 तक जो स्थितियां बिहार की थी वही स्थिति इसके पहले उत्तर प्रदेश का था। तो डेटा तो लगभग जो है मिलता जुलता उसी प्रकार का उसी समय का आया है, कोई जो है नई सरकार का डेटा नहीं आया। और 2016 के मुकाबले भी 2017 में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है। योगी जी वहां सीएम बने हैं मार्च 2017 में जी। तो उसके पहले का जो रिकॉर्ड होगा उसके बाद का आप देखिएगा रिकॉर्ड निकाल करके, तो दोनों में पहले का रिकॉर्ड फिर कभी जिक्र कर लेंगे, लेकिन 2017 में क्राइम बढ़ गया यूपी में। नहीं, जोगी जी के आने के बाद मैंने तो रहा है, वहां चुनाव में भी रहा है, उसके बाद वहां काफी जो है स्थितियों में परिवर्तन हुआ, वहां क्राइम का ग्राफ कमा, वहां लोगों ने कहा कि यहाँ के अपराधी छोड़ करके यहां से पलायन करने लगे, भागने लगे। योगी सरकार के कारण अपराधियों पर अंकुश लगाया गया, अपराध में काफी जो है कमी आया। जमीनी हकीकत आंकड़ों में जाएंगे और जमीनी हकीकत देखेंगे तो दोनों में अंतर बुझाएगा। लोगों में जो दहशत, आतंक का, भय का वातावरण था वो समाप्त हो गया था उत्तर प्रदेश में। हमारे साथ उमेश कुमार जी हैं, रिटायर्ड आईजी हैं। उमेश जी, ये जो रंजन जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्राइम कम हुआ है, तो किसकी बात, जो हमारे नाजरीन हैं, दर्शक है, वो किसकी बात को माने? एनसीआरबी के डेटा को माने या प्रेम रंजन जी की इन बातों को माने? नहीं, देखिए, ये तो स्पष्ट है। एनसीआरबी का जो डाटा है वो भी स्टेट गवर्नमेंट ही भेजती है, तो वो ज़्यादा रिलायबल होना चाहिए जी, उसी की रिलायबिलिटी है, उसी का एक्सेप्टेंस होता है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ कि क्राइम्स के कई फैक्टर्स होते हैं बढ़ने या घटने के। ठीक है। और आप इस चीज को मानेंगे कि हमारे यहाँ एजुकेशन इतना कम है और डिस्पैरिटी इकोनॉमिक इतना अधिक है लोगों के बीच में, समाज में, और इसके वजह से मैं समझता हूं कि लोग अब छोटे छोटे बच्चे क्राइम कर रहे हैं। आज ही मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा है कि मध्य प्रदेश में रेप की कंट्री में सभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज, सभी स्टेट से ज्यादा वीमेन रिलेटेड क्राइम्स हुए हैं और बच्चों जो अगेंस्ट हरिजन्स भी सबसे ज्यादा हुए हैं। अभी देखिए, मैं मध्य प्रदेश के बारे में पूछूंगा तो प्रेम रंजन जी फिर चले जाएंगे कि पिछली सरकार। क्या प्रेम रंजन जी, क्या पिछली सरकार पे थोपेंगे मध्य प्रदेश का मामला? नहीं, अब मध्य प्रदेश के बारे में मैं नहीं बता सकता हूं वहां का क्या स्थिति रहा है, लेकिन फिर भी जो है मैं कह सकता हूं कि 3 टर्म से वहां पे रहे हैं आपके शिवराज चौहान जी, अभी वहां पहुंचे कमलनाथ। ठीक, आप तो क्या अगर उसका डेटा उठाएंगे मामले में मध्य फिर आप वहां भेजेंगे कि पिछली सरकार के वजह से ऐसा हुआ? नहीं था। नहीं, क्राइम के मामले में मध्य प्रदेश कोई बदनाम जगह नहीं था, और वहां तो बच्चे, बच्चियां, लड़के सब जो है उनको शिवराज सिंह चौहान को मामा मामा कहकर पुकारते थे। देखिए, और बड़े लोकप्रिय फर्क पड़ जाता है जब में, आम लोगों में, बड़े बुजुर्गों में, सब में जो है शिवराज सिंह चौहान बड़े लोकप्रिय थे। इसलिए कोई कहा जाए कि बहुत अपराध वहां ग्राफ बढ़ा है। हाँ। मैं मानता हूं कि डेटा आपका हो सकता है, कलेक्शन हो सकता है। नहीं, वो डेटा हमारा नहीं है सर, डेटा आप ही का है। अगर सरकार आपकी है तो डेटा आप ही का है, डेटा हमारा नहीं है। डेटा और जमीनी हकीकत, वो डेटा हमारा नहीं है, काफी अंतर बुझाएगा। डेटा आपका है, वो डेटा आपकी सरकार है अगर, तो आपका डेटा है। सर मैंने तो कहा कि अगर जो है उसको रिकॉर्ड में लाते हैं क्राइम को तो डेटा बढ़ेगा, और अगर कोई क्राइम को रिकॉर्ड में नहीं लाएंगे तो डेटा घटेगा। तो हमने जो है सबको स्वतंत्र कर दिया और सारे लोगों को, कोई भी व्यक्ति, साधारण सा व्यक्ति, अदना सा व्यक्ति, चाहे जैसे भी हो, जिस प्रकार का हो, अगर थाने तक जाता है रपट दर्ज करने तो उसकी रपट को लेना पड़ेगा। बिल्कुल। अभी ये मामला हमने देखा था, स्वामी चिन्मयानंद के मामले में देखा था हमने कि कैसे एक बार में बस कहीं उस वो लड़की और उसने मतलब रिपोर्ट दर्ज हो गई, यही हुआ था ना जी, स्वामी चिन्मयानंद के मामले में यही हुआ था। नहीं सर, अब देखिए आप ऐसी बातें हो रही है कि जो पब्लिक है वो कुछ जानती ही नहीं है। मामले में थोड़ा एक्सेप्टेंस होना चाहिए, दोषी है तो उन पर कार्रवाई भी हुआ। कोई सरकार में रह करके किसी भी पद पर, किसी दल का व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा ओहदा रखता हो, कोई बच नहीं सकता है। ये पारदर्शी तरीके से चलने वाली हम लोगों की सरकार है। इसमें कोई भी व्यक्ति हो, सत्ता में बैठा व्यक्ति हो, सत्ता से बाहर का व्यक्ति हो, अगर क्राइम करेगा, कोई अपराध करेगा तो उसकी सजा उसको भुगतनी होगी। ठीक है, मान लिया सर।
सच में काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है आप लोगों से बात करके। उमेश जी, एक और सवाल है मेरा कि ये अच्छी बात है कि इतना जो एक आज़म दिख रहा है और एक जो प्रेमरंजन जी की बातों में एक दिख रहा है एक इरादा कि मतलब क्राइम रुकना ही है और जो क्राइम करेगा उसे सज़ा मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद ये क्राइम का जो ग्राफ बढ़ता है, इससे पता क्या चलता है? क्या साइबर क्राइम के मामले बहुत बढ़ गए हैं? 77% बढ़ गए साइबर क्राइम के मामले, ये एक अलग उसका रिकॉर्ड है। एक और आपसे चीज़ पूछना चाहूँगा मैं, इस बात की बहुत चर्चा थी उमेश जी कि इस बार एनसीआरबी के रिकॉर्ड में कुछ ये जो मॉब लिंचिंग और नए नए तरह से जो घटनाएं होने लगी हैं, मॉब लिंचिंग के मामले हैं या जो कम्युनल क्लैशेस के वजह कर जो मौतें होती हैं, इनकी एक अलग कैटेगरी बनेगी। काफ़ी चर्चा में थी ये बात, लेकिन वैसी कैटेगरी नहीं बन पाई। क्या वजह रही होगी इसकी? अब देखिए, ये मॉब लिंचिंग जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंस में अभी पिछले एक साल से 2018 के बाद से ज़्यादा प्रोमिनेंस में आया है जी। और पहले इस पर उतना ध्यान नहीं जाता था। और जब तक डेफिनिट रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से, डीजी के तरफ से नहीं जाएगा एनसीआरबी में, तो वो प्रकाशित नहीं होगा जी। इसलिए आप देखे होंगे कि 2017 में मॉब लिंचिंग के हेड में वो फिगर नहीं दिया जा सका है। लेकिन बाकी जो मेजर फिगर्स है उसमें सबसे ज़्यादा आप देखे होंगे कि दिल्ली हमारा असुरक्षित है जी। मध्य प्रदेश, पूरे देश में रेप की 5,700 घटनाएं घटी है। 15 रेप की घटनाएं प्रत्येक दिन घट रही है और उसमें 3000 का 2007 में शेयर है आपको सिर्फ मध्य प्रदेश का जी। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है जी। और यूपी स्टेट की बात करेंगे तो यूपी अव्वल नंबर पर है जी। तो इस तरह की स्थिति अभी चल रही है लगातार। इसके कई कारण हैं। अभी विमेन एम्पावरमेंट हुए हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का मूवमेंट हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाया है पूरे देश में जी। थोड़ा टाइम लगेगा जी। लेकिन लोगों में शिक्षा का जो अभाव है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो सिनेरियो है और इकोनॉमिक डिस्पेरिटी है, ये सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, वो बच्चे सब जो है सो आज अनियंत्रित हो रहे हैं जी। और सोशल मीडिया इतना प्रोमिनेंस में आ गया है ये मोबाइल का कि आज इंटरेक्शंस बच्चों के बीच में, फैमिली में, गार्जियंस का घट गया है जी। वो इथिकल एजुकेशन फैमिली से मिलती है, उसका अभाव हो रहा है, जिसके कारण कि लोग बाहर में, परिवार के अंदर उनका रूप कुछ दूसरा होता है और बाहर निकलते हैं तो अनब्रिडल्ड हो जाते हैं। बिल्कुल। इन सारी चीजों का वो भी एक अलग डेटा है और शायद इसी वजह से एक लगता है कि ऐसी एक परंपरा बन गई है देश में कि अगर हम जब भी रेट ऑफ लिटरेसी को देखते हैं तो जो शुमाली हिंदुस्तान यानी उत्तरी भारत जो है उसके मुकाबले में हमेशा जो जनूबी हिंदुस्तान है, जो दक्षिणी भारत है, वहाँ पर लिटरेसी का जो रेट है वो ज़्यादा रहता है। उत्तर भारत जो है, शुमाली हिंदुस्तान हमेशा इसमें पीछे रहता है। इसके लिए भी शायद मुझे लगता है कि किसी और को या शायद पिछली सरकार को इस जिम्मेदार ठहरा दे हमारे नेता। हम जिस नेता से भी बात करेंगे वो कहेंगे कि हमसे पहले वाली जो सरकार थी उसकी वजह से ऐसा हुआ है। बहरहाल उसके लिए भी पल्ला किसी और का नहीं झाड़ा जा सकता, उसके लिए भी जिम्मेदारी सरकार और शासन की ही जाती है कि भाई आपके यहाँ एजुकेशन सिस्टम इतना ख़राब क्यों है और उसकी वजह से ये क्राइम का ग्राफ बढ़ जाता है, तो फिर ये क्यों है? जाहिर बात है कि हर एक दूसरा जो है दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तो सर, ये क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि जब अगला डेटा जब आएगा एनसीआरबी का, यानी 2018 का जो फिर ग्राफ आएगा, तो एक तो ये कि उसमें इतनी ताख़ीर नहीं होगी, इतना डिले नहीं होगा, और क्या उसमें ये कैटेगरीज ऐड होंगे जो अलग अलग कुछ नए तरह के जो क्राइम उभर कर आए हैं समाज में? उमेश जी। हाँ, ठीक कह रहे हैं। अगले साल मैं समझता हूं कि इम्प्रूव करना चाहिए। आज काफ़ी अच्छी सुविधाएं हो गई है, थाने अधिकतर कंप्यूटराइज्ड हो रहे हैं, प्रोसेस में हैं, हो चुके हैं, तो डाटा कलेक्ट करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। थोड़ा सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस लोग थोड़ा ध्यान दे देंगे, जिला में जो रहते हैं जी, स्टेट को फीड करेंगे, तो हम समझते हैं कि उसमें थोड़ा सा अर्लियर क्राइम रिव्यू जो निकलती है, क्राइम इंडिया का, एनसीआरबी को सुविधा होगी अर्ली प्रकाशन में।
जी, और मुझे लगता है लेकिन कि कोई सूचना एक चीज देना, मैं- जैसे फैसले के लिए कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो अगर सूचना भी हाँ, हम समय पर नहीं देते हैं तो शायद उसे भी किसी न किसी दर्जे में क्राइम पर रखा जा सकता है कि क्या ये भी एक क्राइम है कि आपने सूचना समय पर नहीं दी, खबर समय पर नहीं दी। हमारे साथ लखनऊ से मतीन अहमद जुड़ गए हैं, IUML के लीडर हैं। और भी कुछ एक मेहमानों को आना था, लगता है वो नहीं आ पाए, वक्त की कुछ कमी रही होगी। मतीन साहब, मैं आपसे पास आ रहा हूँ। NCRB का डेटा काफ़ी चौंका रहा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे के दौरान उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्राइम खवातीन के खिलाफ 2017 में। जी देखिए, जिस अंदाज में ये एक मामला है, इनका सब के सब पॉलिटिकल बुनियाद पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा देते हैं। क्या बेटियों को कितनी स्कॉलरशिप्स दी गई हैं, बेटियों के लिए कितने वजीफे दिए गए हैं, कितनी बेटियों की शादियों के लिए स्कीम दी गई है, क्या काम किया गया, ये होना चाहिए। असल बुनियाद है इनका सांप्रदायिकता फैला करके इन्होंने जो टारगेट किया है कि साहब इस देश का जो दलित है, जो मुसलमान है, जो कमजोर तबकात है, उनको टारगेट करना है। ये सिर्फ एक नारा देते हैं कि साहब बेटी बचाओ बेटी यहाँ पढ़ाओ, बात है बेटियों की क्राइम सुरक्षा अगेंस्ट के विमेन, सिलसिले में इसमें कोई 22 लाख संप्रदाय की बात नहीं आ रही है। यहाँ क्राइम अगेंस्ट विमेन की बात हो रही है। देखिए, क्राइम अगेंस्ट वुमेन है कि जो जितने भी इस तरह के मामला हुए, अब आप देख लीजिए कि वहां पर उन्नाव में जो रेप पीड़िता थी, उसने कितने गुहार लगाई है, उसके बाप को मार दिया गया, चचा को उस पे हमले हो रहे हैं, उसके फैमिली के तमाम लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। तो ये क्या है, ये किस तरह से ये जो है बेटी बचाओ की बात करते हैं। उनके तमाम और भी तमाम जो है बराबर वीडियोज आते हैं, भाजपा के लोग जो हैं बेटियों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। वो बात बहुत खाली एक नारा है, नारे के नाम पर कुछ है नहीं। 22 लाख जो महिलाएं हैं, जो गैर शादीशुदा महिलाएं हैं, उनके लिए क्या काम किया है सरकार ने, भारत सरकार ने जो 22 लाख जो महिलाएं हैं। साहब, मैं बहुत माजरत के साथ आपको शुक्रिया कहूंगा, आप आए लेकिन ताखिर हो गई आने में हमारे साथ बातचीत में। और उमेश सर जी, आपका भी, और प्रेमचंद जी, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, आपने इस खास मौजू पर अपनी बातें रखी। आदाब।